है। देखिए, कलम और किताब से जो रास्ता हो सकता था उसके लोग तो यहाँ तक पहुँच गए ना। प्रोफेसर रितु उस मिनिमम एलिजिबिलिटी को पूरा करती है ना जो प्रोफेसर बनने के लिए चाहिए। उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा, पास किया होगा, इनके कॉलेज का इंटरव्यू दिया होगा, इंटरव्यू देने के बाद वो सारी चीज़ें करने के बाद तो प्रोफेसर बनी। उन्हें नौकरी से निकालने के लिए कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया गया, ये हम सवाल पूछ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो जैसे चाहता है वो जिसको चाहे नौकरी से निकाल दे। हमें इस प्रोफेसर की बात पसंद नहीं आ रही है, इस प्रोफेसर की विचारधारा पसंद नहीं आ रही है, इसका जो कोई काम है वो पसंद नहीं आ रहा, उसको नौकरी से निकाल दे क्योंकि एडहॉक है। जैसे मैं भी एडहॉक हूँ, तो कल को जो रितु के साथ आज हो रहा है वो कल मेरे साथ भी होगा। इसलिए ये लड़ाई केवल एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये उस मानसिकता की लड़ाई है जो वंचित शोषित तबके के लोगों को प्रोफेसर नहीं बनने देना चाहते। पहले क्या करते थे, शिक्षा नहीं दिया, संविधान लागू हुआ तो शिक्षा मिल गई। शिक्षा से आप रोक नहीं सकते क्योंकि संविधान लागू है। शिक्षा देंगे तो शेरनी का दूध है, बाबा साहब कहते थे, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो वंचित शोषित तबके के पहली पीढ़ी के लोग विश्वविद्यालयों तक पहुंच गए, आप उन्हें रोक तो सकते नहीं। वो प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं। जब वो अवेलेबल नहीं थे तो इनमें इंटरव्यू होता था तो कहते थे नॉट अवेलेबल, SC ST OBC नॉट अवेलेबल। जब अवेलेबल होने लगे तो उन्होंने कहा नॉट फाउंड सुटेबल, NFS। या और जब अवेलेबल होने लगे, NFS करने लगे, और उसके साथ भी जब वो आ गए अपनी मेरिट दिखाने के लिए तो सारी यूनिवर्सिटी को बेच दिया, और जिनको नौकरी दे रहे हैं वो RSS के लोग हैं। तो इसका न्याय का रास्ता केवल एक होता है लोकतंत्र में, जन आंदोलन खड़ा करना, अपनी आवाम को ये बात बताना कि आप गांव में अपना जगह जमीन गिरवी रख करके जिन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो पढ़ के जब दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने जाएंगे उनको प्रोफेसर नहीं बनने दिया जाएगा। और जन आंदोलन को सरकार कुचल देती है, बिल्कुल कुचलेगी। और जब जब मतलब ये तो जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारे। तो ये होगा, जुल्म बढ़ेगा, जुल्म बढ़ेगा तो जुल्म का विनाश भी होगा। इस देश का हजारों साल का इतिहास है, गले में मटका, पीठ पर झाड़ू, इससे ज्यादा जुल्म क्या होगा, उसका भी हिसाब हुआ ना। शिक्षा नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे, फिर भी कोई अंबेडकर पैदा हुआ ना, कोई लोहिया आया, कोई कांशीराम आए, हम लोग उनके दम पर यहाँ तक आए। तो बहुत बार रास्ते रोके गए, बहुत बार यहाँ आने से रोका गया, फिर भी यहाँ तक आ गए। तो अब इसको रुकने वाला नहीं है। सत्ता आज है, कल नहीं होगी। तो क्या सरकार की सह है इस पूरे मामले में? सरकार एक मामले को लेकर काम नहीं करती, सरकार पूरे देश को मनुवादी बनाना चाहती है, पूरे देश को अंधविश्वास और पाखंड में झोंकना चाहती है। सरकार नहीं चाहती कि लिखने पढ़ने बोलने वाले लोग इस देश के विश्वविद्यालय में कुलपति बने, इस देश में प्रोफेसर बने। इसीलिए तो हम जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, जिसकी आबादी देश में 3%। इसी दिल्ली विश्वविद्यालय में घूम जाओ आप, यहाँ विभागाध्यक्ष बनाए गए लोगों के बोर्ड लगे होंगे। 100 साल का दिल्ली विश्वविद्यालय है, इसमें 100 विभाग अगर होंगे, 100 में 90 जो HOD बने हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो सारे 3% लोगों के ना हो तो कहो ये किसके विश्वविद्यालय? ये सर की जाति हटा दिया जाए नाम के पीछे से, और डॉक्यूमेंट से सारे नाम के पीछे से यादव शर्मा वर्मा हट जाए तो फाइलों को प्रमोट करने में वो नहीं देखेंगे कि जाति है, तो फिर ऐसे जो है जातिवाद खत्म हो जाए। नहीं, अभी ये अब अगर यही तर्क दिया गया था जो जातिवार जनगणना को रोका गया आजाद भारत में, ये कहा गया कि हम जातियों को गिनेंगे नहीं तो जातिवाद खत्म हो जाएगा, जबकि हुआ नहीं। जातियां बिना गिने भी यह देश और इस देश का विश्वविद्यालय जातिवाद के सबसे बड़े अड्डे हैं। एक तो ये बात, जाति जब तक उनके पक्ष में थी तब तो जाति का आनंद उठाया। अब जब जाति के लोग ये पूछने लगे कि हमारी संख्या बताओ, हमारा हक अधिकार दो, हमारी जगह जमीन कितनी, हमारी शिक्षा, तो अभी जाति अब हटेगी नहीं। अब पहले जाति कुछ दिन रहेगी, उसका हिसाब किया जाएगा। पर जरा हम पूछना चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय में 10,000 प्रोफेसर हैं तो 10,000 में से 5,000 प्रोफेसर होने तो चाहिए कि 10,000 में से 8,500 प्रोफेसर SC ST OBC हों। लेकिन चलो मान लिया कि तुमने रिजर्वेशन बाद में दिया, 2006 में OBC आया, 1997 में SC ST आया, तो फिर भी जरा बताओ कि 10,000 में पहले प्रोफेसर कितने हैं। मान लो आप जातियां हटा दोगे तो हम तो जान ही नहीं पाएंगे कि हमारे लोग कितने हैं।
जातियां हटा दोगे, SC ST OBC का फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के आ जाएंगे। इसलिए अभी अब जाति हटाने से जातिवाद खत्म नहीं होगा, अब न्याय होगा। जाति उसके आगे लगी है, फिर भी उसके साथ न्याय हो, यह भारत का संविधान का। प्रधानमंत्री कहते हैं जाति गरीबी से बड़ी कोई जाति नहीं है। हाँ, इसीलिए जब गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब भारत का प्रधानमंत्री बनना हुआ तो दोनों बाहें फैला कर कहे मैं OBC माँ का बेटा हूँ, तो ये क्यों नहीं कहे कि मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, क्योंकि उससे वोट नहीं मिलता। इस देश में सबसे अच्छे खराब प्रधानमंत्री बहुत हुए, इतना झूठा प्रधानमंत्री आज तक इस देश में नहीं हुआ। जब तक इसे अपनी जाति का फायदा लेना हुआ, OBC का वोट लेना होता है, तब तो इनको जाति नजर आती है। और आज जो है जब जाति के नाम पर हक मांगा जा रहा है तो जातिवाद हो गया। कैबिनेट मंत्री की जाति इस देश में कब बताई गई? प्रधानमंत्री ने जाति बताकर वोट कब मांगा? नरेंद्र मोदी ने मांगा। कैबिनेट मंत्री की जाति कब बताई गई? बीजेपी की सरकार में। राष्ट्रपति की जाति कब बताई गई? बीजेपी की सरकार में। यहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरी कौन बन रहा है, इसका आंकड़ा कौन रोका गया? बीजेपी की सरकार में। जाति जनगणना किसके सरकार में नहीं हो रही है? बीजेपी की सरकार में। तो जब जाति का आनंद उठाना हुआ तो दोनों बाहें फैलाकर OBC माँ का बेटा हूँ। अब जब OBC लोग सवाल करने लगे कि जाति जनगणना वो कहाँ जाएगा, इसलिए इसको सवाल को पूछना बहुत जरूरी है। लेकिन सर जाति जनगणना की जो बात हो रही है, कह रहे हैं इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बुरा होने दो, जिसको फायदा है। अंजाम बुरा क्या होगा पता है? आंकड़े सार्वजनिक हो जाएंगे। यही बुरा होगा कि इस विश्वविद्यालय को पता चल जाएगा कि इस विश्वविद्यालय में 99% प्रोफेसर उस जाति के हैं जिसकी आबादी इस देश में 3% है। तो अंजाम बुरा किसके लिए होगा? जिसका अवैध कब्जा है। हिसाब मांगा जाएगा तो पहले के सेठ साहूकार जमींदार जब अपनी जमीन देखते थे ना तो कहते थे यहाँ से वहाँ तक पूरा गांव मेरा है। संविधान लागू हुआ तो सबको गांव अपना अपना मिल गया हिस्सा। तो वो जब अपनी जमीन देखता था तो कहता था ये मेरी जमीन थी, इसको छीन लिए। तो संविधान आंख में चुभता है, बाबा साहब चुभते हैं। इसी का तो डर है ना, बगावत होगी। बगावत होगी। और बाबा साहब ने भी कहा, कांशीराम साहब ने लड़ाई लड़ी, मंडल की लड़ाई इसी देश में हुई। जुल्म बढ़ेगा तो बगावत होगी। और बगावत आज ये तो सबसे खूबसूरत आंदोलन कवर करने आया। इस आंदोलन में नीला झंडा है, इस आंदोलन के दिल में भारत का संविधान है। इसी विश्वविद्यालय में RSS की शाखा का जो मार्च हो रहा है, ये विश्वविद्यालय किसी एक संगठन का है क्या? यहाँ तो RSS की शाखा लग रही है। तो यहाँ जय भीम का नारा लग रहा है। आज ये विश्वविद्यालय संविधान वाला विश्वविद्यालय बन रहा है। तो संविधान खत्म करने की बात हो रही है। संविधान खत्म नहीं किया जाएगा, क्योंकि फिर अगली बार उनको प्रधानमंत्री बनना है। तो संविधान को अंदर से खोखला किया जाएगा, संविधान को अंदर से कमजोर किया जाएगा। जैसे इलेक्शन कमीशन, ED, CBI, ये सब संवैधानिक संस्थान है ना, अब इनको अंदर से इतना खोखला कर दिया कि वो उनके एजेंट बन गए। सरकारी नौकरी, सरकारी रोजगार में रिजर्वेशन मिलता है, दोनों को प्राइवेट हाथों में भेज दो, आरक्षण खत्म हो गया। तो संविधान खत्म नहीं होगा। संविधान को अंदर से इतना खोखला कर दो कि उसके रहने न रहने का कोई मतलब ही ना रहे। लेकिन एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम पिछड़ों की पैरवी करेंगे, उनको हिस्सेदारी देंगे, उनका अधिकार देंगे। राजनीतिक बात यहाँ करना उचित नहीं है, लेकिन अच्छा है जिसको भी सद्बुद्धि जब आए। कबीर साहब का एक दोहा है, कहें कबीर जायदा बही, जबैस चेता तबे से सही। तो अगर चेत गए, अब केवल एक पार्टी का मामला नहीं है, इस देश की जनता ने, इस देश के बहुजन आंदोलन ने, इस देश में जाति जनगणना को, इस देश में हक अधिकार को, इस आंदोलन को इतना मजबूत किया है कि जो इसके विरोधी थे अब उनको उनकी याद आ रही है। ये इस आंदोलन की ताकत है। आपका आंदोलन मजबूत होगा, सब झुक जाएंगे। आपका आंदोलन कमजोर होगा, सब आपके हितों का समझौता कर लेंगे। जब जाति उनके पक्ष में होती है, जो सत्ता में होते हैं, ताकतवर होते हैं, तो वो जाति का इस्तेमाल करते हैं। और जब इस मुल्क के वंचित शोषित लोग अपना हक मांगे, अपना न्याय मांगे, तो वो कभी भी न्याय नहीं मिलता। इसलिए ये जो आंदोलन आज दिल्ली विश्वविद्यालय में चल रहा है, ये एक सवाल पूछ रहा है इस देश के सभी लोगों से, इस दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति से, देश के प्रधानमंत्री से, इसके चांसलर होते हैं राष्ट्रपति, कि अगर किसी प्रिंसिपल के ऊपर चार्जशीट फाइल होगी, उन्होंने झूठा आरोप लगा करके एक शिक्षिका को नौकरी से निकाला है और वो कोर्ट ने, पुलिस ने उनके ऊपर चार्जशीट दायर की है, तो क्या उनको अपने पद पर रहने का अधिकार है? कोई वंचित शोषित तबके का एक व्यक्ति डिग्री लेकर के आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करके इस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने, आपके सिस्टम ने उसे एडहॉक रखा और एडहॉक रखने के बाद उसे एक झूठी कंप्लेन दे करके उसे नौकरी से निकाल दिया। ऐसा इस दिल्ली विश्वविद्यालय में सैकड़ों लोगों के साथ हुआ। इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में परमानेंट अपॉइंटमेंट चल रहे हैं।
10 साल 15 साल 20 साल पढ़ाए हुए लोग 1 मिनट 1.5 मिनट के इंटरव्यू में बाहर किए जा रहे हैं। नागपुर के आरएसएस वाले संगठन से दीक्षित लोग वही यहाँ पर इंटरव्यू लेकर के उनको नौकरी दी जा रही है। इसलिए ऋतु का आंदोलन इस सवाल को पूछ रहा है कि अगर किसी ने उनके करियर के साथ खिलवाड़ किया तो उनको सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए 2 महीने से ऊपर हो गया डॉक्टर ऋतु ये सवाल कर रही हैं कि उस प्रिंसिपल को क्यों नहीं हटाया, इसका जवाब देना चाहिए। और यहाँ जाति केंद्र में कि वंचित शोषित तबके के आने वाले लोगों के साथ न्याय वैसा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर ये आरोप लगे कि आपने जो डिग्री दिखाई वो झूठी है, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं होगा। इस देश में पहले एचआरडी मिनिस्ट्री थी, आप केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने अपने 2 एफिडेविट में 2 डिटेल दी है, उनके ऊपर कोई बात नहीं। आजम खान के बेटे के 2 सर्टिफिकेट थे, वो जेल में है, पूरा परिवार जेल में है। और जरा ये बता दें कि डॉक्टर ऋतु और उनके वकील ये कहते हैं कि प्रोफेसर सविता राय ने जिस आरोप के आधार पर इनको नौकरी से निकाला वो आरोप ये था कि विद्यार्थियों ने लिख कर दिया कि डॉक्टर ऋतु राय के खिलाफ हम कंप्लेन कर रहे हैं। इन्होंने जांच की तो पता चला कि वो विद्यार्थी तो इस कॉलेज में पढ़ते ही नहीं है। तो इतना बड़ा अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उनके लिए सजा क्यों नहीं है? क्योंकि वो उनके पार्टी का है, क्योंकि वो उनके विचारधारा का है, क्योंकि वो उनको सूट करता है। जो ऊपर से लिस्ट आ रही है आरएसएस की शाखा से कि इनको अपॉइंटमेंट दे दो और इनको निकाल दो नौकरी से, वो कर रहे हैं। तो जो ताकतवर है वो अपना काम कर रहा है। लेकिन आज बड़ी खुशी की बात यह है कि इस देश में बहुजन आंदोलन जो है, फूले अम्बेडकर पेरियार को मानने वाले लोग, इस देश में रोहित वेमुला हुआ ना, रोहित वेमुला को शहादत देनी पड़ी तब इस देश में आंदोलन खड़ा हुआ। लेकिन क्या उसके बाद इस देश के एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का इंस्टीट्यूशनल मर्डर रुका? क्या जेएनयू में जाति देख करके नंबर कम नहीं दिया जा रहा है इंटरव्यू में? कोई जेल में गया क्या इस देश में दिल्ली विश्वविद्यालय में पता लगाइए जितने रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, जो बोलते हैं, जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, उन सबको इस बार में फंसा नहीं दिया गया कि वो लोग परेशान रहे। और जो उनके पक्ष के लोग हैं उनको सारे को नौकरी दे रहे हो, प्रमोशन दे रहे हो, प्रिंसिपल बनाओ, वाइस चांसलर बनाओ, सब कुछ बनाओ। ये खुलेआम जातिवाद चल रहा है। इसलिए ये आंदोलन बड़ा मजबूत है। इस आंदोलन को सफल होना चाहिए, तभी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटाइज होंगे।